एवरीवन, वेलकम। आप देख रहे हैं मनी 9। मैं हूं प्रियंका संभव। बाजार का मूड मंडे को भी सुधरा नहीं। ऐसा लग रहा था कि वीकेंड में सीएलएसए ने भारत को एक ओवरवेट की रेटिंग दी, उसके बाद कुछ अच्छी अच्छी बातें कही, उनका भरोसा है और लगा इस भरोसे की बात पर सोमवार को जब बाजार खुलेंगे तो भाई मूड और सेंटिमेंट थोड़ा सा बेटर होगा, पर कुछ भी बेटर नजर नहीं आया। उल्टे और दबाव में हमने निफ्टी में 23,350 के नीचे जाते हुए से देखा और यहां से फिर इसने यू टर्न मारा। हल्की सी रिकवरी आ रही है, लेकिन अभी भी जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे तो 60 अंकों की गिरावट निफ्टी में नजर आ रही है। सेंसेक्स ने तो और भी जोरदार गोता लगाया, 300 अंकों से ज्यादा की गिरावट और हम 77,000 के नीचे स्लिप हो रहे थे। अब रिकवरी आ रही है। रिकवरी के बीच में भी सबसे ज्यादा सेल ऑफ सुबह से जिसने दबाव बाजार में बनाया, मूड खराब किया, वो रहे आईटी के सेक्टर से आ रही दबाव। और इसे ही मैं समझने वाली हूं, लेकिन ये दबाव क्यों आया? सीएलएसए ने तो अच्छी अच्छी बातें कही, लेकिन ये दबाव आया यूएस से ही, जहां से एक ऐसा बयान निकल करके आया जिसने भारतीय बाजारों का मूड इस तरह से खराब किया है। तो क्या संभलेंगे बाजार? वो बयान कौन सा था और आईटी में क्यों इतना ज्यादा दुख है जो खत्म ही नहीं हो रहा है, ये आज मैं समझाने वाली हूँ। मेरे साथ जुड़ के मेरे सहयोगी संदीप, बहुत लोग कह चुके कि हम मुस्कुरा के बाजार की खबरें बता रहे हैं, आप मुस्कुरा रहे हैं, तो वो बयान सबसे पहले बता दीजिए जो यूएस फेड रिजर्व का था। इसी ने सारा खेल बिगाड़ा है आज। अब देखिए जो हो रहा है वो तो आप विद अ स्माइल लेंगे तो ज़्यादा अच्छी बात है। अब गिरावट हो भी रही है क्योंकि लोगों ने अपने पोर्टफोलियो देखने बंद कर दिए हैं। अब पावल साहब रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, वो बोले ही जा रहे हैं, कहे ही जा रहे हैं और बाजार उसके ऊपर रिएक्ट करना बंद नहीं कर रहा है। देखिए जो उन्होंने कहा है वाकई में चिंता वाली बात है। क्यों? आप उसे थोड़ा परिप्रेक्ष्य में लीजिए, कॉन्टेक्स्ट में लीजिए। जो उन्होंने पहले जब 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट किया था उसके बाद से आप देखिए अब जो कमेंट्री आ रही है वो वाकई में चिंताजनक है। अब वो क्या कह रहे हैं? देखिए वो कह रहे हैं कि ब्याज दरों में कटौती को लेकर कोई जल्दबाजी नहीं है। पहले जहां जब 50 बेसिस पॉइंट काटा था, एक साथ ½ % की कटौती हुई थी, तब ये कह रहे थे कि अगले साल यानी कि 2025 कैलेंडर ईयर में 4 बार ये दरों में कटौती करते हुए नजर आएंगे। अब ये कह रहे हैं कि अभी भी हमें कोई जल्दबाजी नहीं है। अमेरिका में जो ग्रोथ रेट है वो अभी भी बेटर है, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है, तो इसलिए दरों में कटौती को लेकर उनकी ओर से कोई भी जल्दबाजी नहीं होती हुई नजर आएगी। ब्याज दरें ऊंची रहने पर जो आईटी कंपनियां हैं उनके खर्च के ऊपर जरूर असर पड़ता हुआ नजर आ सकता है। अगर आईटी स्पेंडिंग के ऊपर असर आएगा तो जाहिर सी बात है जो हमारी आईटी कंपनियां हैं उनके ऊपर भी दबाव आना लाजमी है, क्योंकि अमेरिका से आप देखेंगे इनकी आय का ज्यादातर हिस्सा आपको नजर आएगा। अमेरिका में अगर आप देखेंगे तो इन कंपनियों का, जो भारतीय बड़ी कंपनियां हैं जिनके रेवेन्यूज के नंबर्स मैं आपके सामने रखता हूं, इनका 55 से 60% हिस्सा आय का आप देखेंगे तो आपको यूएस से ही नजर आएगा। अब यूएस में अगर आईटी स्पेंडिंग में कमी होगी, आईटी खर्च नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है इनके रेवेन्यूज पर असर आएगा। और अगर ब्याज दरें ज्यादा रहती हैं तो कोई भी सेक्टर आप देख लीजिए, आईटी को छोड़ दीजिए, कोई भी सेक्टर में भी आप देखेंगे जहां ब्याज दरें ज्यादा होती हैं तो जो कॉर्पोरेट्स का खर्च होता है उसके ऊपर असर आता ही है। अब आप नंबर्स देखिए इनके सामने, आप मैं रखने की कोशिश करता हूं कि 55 से 60% इनकी आय का हिस्सा वहां से आता है। आप कंपनियां देखिए, टीसीएस सबसे ज्यादा कमाई इनकी वहीं से होती है, $29 बिलियन का। आप देखिए मैं FY24 के नंबर्स आपके सामने रख रहा हूं जो वित्त वर्ष बीता है मार्च में, उसमें अगर आप देखेंगे तो टीसीएस के नंबर आपके सामने देखिए स्क्रीन पर, $29 बिलियन का उन्होंने रेवेन्यू वहां से कमाया था। इन्फोसिस देखिए 18.5 बिलियन, एचसीएल टेक 13-13.5 बिलियन, विप्रो के भी करीब $11 बिलियन का रेवेन्यू वहीं से आता है, टेक महिंद्रा 6.25 बिलियन और एलटीआई मांडरी भी आप देखिए 4.25 बिलियन का रेवेन्यूज वहीं पे ही आता है। 20 से 25% यूरोप से भी कमाते हैं, लेकिन हमारे लिए दिक्कत की बात है यूएस, जहां पे पूरा फोकस है ट्रंप साहब की जीत के बाद से। पॉवल साहब क्या करने वाले हैं, कितनी कटौती होने वाली है, इस पर दुनिया भर की नजरें हैं। और आईटी का अगर 55 से 60% रेवेन्यू वहीं से आता है, वहां पे अगर दिक्कतें शुरू हो जाएंगी, वहां पे स्पेंडिंग ही नहीं होगी, खर्चे कम होने लगेंगे, तो फिर इन कंपनियों के ऊपर भी असर आना लाजमी है। और वही दिक्कत आप देखिए इनके स्टॉक प्राइसेस में अब रिफ्लेक्ट होना शुरू हो गई। बिल्कुल, ये आज के टॉप लूजर्स भी रहे संदीप, ये जितनी लिस्ट आप दिखा रहे थे, क्योंकि ऑब्वियसली इनके रेवेन्यू पर अगर असर पड़ेगा तो आज हम देख रहे हैं वहां पर जबरदस्त दबाव। विप्रो टॉप लूजर अभी बाजार का बना हुआ है, इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक, विप्रो, टेक महिंद्रा, सब में दबाव भी उतना ही नजर आ रहा है। वैसे पिछले हफ्ते से लगातार ये जो बुरा मूड है बाजार का जारी है और पावल साहब ने जो कहते हैं ना कि आग में घी डालने का काम किया है, इसीलिए सीएलएसए ने अगर उस आग को बुझाने की भी कोशिश की तो कोई फर्क नहीं पड़ा भाई, बाजार अभी भी गिर रहे हैं। सो अभी पिछले हफ्ते से लेकर अभी तक 50 लाख करोड़ का नुकसान जो है वो हो चुका है। अब 22,500 करोड़ की सेलिंग एफआईआई कर चुके हैं। चाइना का फैक्टर भी जो है एक तरह से लूम कर रहा है हम सब पर, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अब आईटी को आपने समझा तो दिया,
इस गिरावट को आप कैसे रीड कर रहे हैं, और जो गिरावट आ रही है यहाँ से रिकवरी, क्योंकि हम देख रहे हैं अब निफ्टी और सेंसेक्स थोड़े तो संभले हैं, रिकवरी आई है, सुबह जो हमने बुरा हाल देखा था संदीप वहां से तो संभले हैं, लेकिन ये तो संभलने का भी नाम नहीं ले रहे। आईटी संभलेगा भी नहीं। मैं उसके लिए आपको इनकी जो 7 नवंबर की जो बैठक हुई थी उसके बाद जो कमेंट्री आई थी वो बताता हूं आपको। 50 बेसिस पॉइंट वाला तो आपने समझ लिया, उसके बाद इन्होंने क्या बोला था। देखिए, जब 25 बेसिस पॉइंट दोबारा इन्होंने काटा उसके बाद क्या कहा था। इन्होंने कहा था महंगाई दर अभी भी फेड का जो 2% का लक्ष्य है उससे अभी भी दूर है। आप देखिए, आप कमेंट्री में अब समझने की कोशिश कीजिए इनकी दिशा क्या है। कमेंट्री से आपको साफ पता चलेगा कि महंगाई के ऊपर ज़्यादा फोकस है। 2% तक जब तक महंगाई नहीं आ जाएगी हम दरों में ज़्यादा कटौती नहीं करेंगे। पहले ये कह रहे थे कि महंगाई संतुलित है, नीचे आ रही है, हम अगले साल भी 4 बार दरों में कटौती करेंगे। अब ये कह रहे हैं कि बेरोजगारी बढ़ रही है, और उसके साथ साथ आप देखेंगे तो भविष्य में दरों में जो कटौती होगी उसकी जो रफ्तार है वो धीमी पड़ती हुई नजर आ सकती है। भाई, ऐसा 2 महीने में ऐसा क्या हो गया जो आपको पहले 4 रेट कट सामने आ रहे थे नजर, अब आप कह रहे हैं कि दरों में जो कटौती है वो धीमी पड़ती हुई नजर आ सकती है। और उसका असर आप देखिए अमेरिकी मार्केट जो कि रिकॉर्ड हाई पे थे उसके ऊपर भी इसका असर देखने को मिला। शुक्रवार के बाजार देख लीजिए, हम हालांकि आज 2 दिन के बाजार पर रिएक्ट कर रहे हैं क्योंकि शुक्रवार को हमारे बाजार बंद थे, लेकिन आप देखिए शुक्रवार को अमेरिकी बाजारों में गिरावट देखने को मिली। डाउ में 300 अंकों से ज्यादा का हमने गोता लगाते हुए देखा, और नैस्डैक तो आप देखिए पिछले 4 दिन से लगातार गिर रहा है, और टेक शेयरों का ज्यादा हैवी इंडेक्स है। 2.25% की गिरावट हमने शुक्रवार को ही देखी है। 4 दिन में अगर आप देखेंगे नैस्डैक जो कि 19,300 का इंडेक्स था वो घटकर अब 18,600 के आसपास आता हुआ दिखा है। यानी कि 300 पॉइंट वो और 400 ये, 700 पॉइंट का जो इंपैक्ट है वो हमने 4 दिन में ही नैस्डैक में बनता हुआ देखा है। और डॉलर इंडेक्स जिस तरह से मजबूत होता हुआ दिख रहा है, 106.6 के आसपास पहुंच गया, हमारा रुपया ऑल टाइम लो के आसपास है। और अमेरिका में 10 साल की जो बॉन्ड यील्ड है वो 4.5% के आसपास आ गई है। इसको आप इस तरह से समझिए, 10 सितंबर को यानी कि 2 महीने से कम समय के पहले मैं आपको बता रहा हूं 3.6% के आसपास जो आपकी 10 साल की बॉन्ड यील्ड थी वो बढ़कर अब 4.5% के आसपास आ गई है। एक तरफ पॉवल साहब जो आपके फेडरल रिजर्व के चेयरमैन हैं वो आके कहते हैं कि हम अगले साल 4 बार दरों में कटौती कर रहे हैं। 4 बार का मतलब अगर बेयर मिनिमम पर 25 बेसिस पॉइंट भी होता है तो 1% से आपकी दरें घटेंगी, लेकिन बॉन्ड मार्केट कुछ और ही रीड कर रहा है। पिछले 2 महीने में आप देखिए 10 सितंबर से लेकर अभी तक का अगर आप बॉन्ड यील्ड का पूरा चार्ट देखेंगे तो आपको 90 बेसिस पॉइंट का इजाफा नजर आएगा। तो आपके फेड चेयरमैन कह रहे हैं कि हमने 1 साल में दरों को 1% नीचे ले आएंगे और आपकी बॉन्ड यील्ड ऊपर जाती जा रही है। तो इसका जो इंपैक्ट है वो कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट स्पेंडिंग में, आईटी स्पेंडिंग में साफ तौर पे नजर आएगा, और उसी को बाजार देखिए आप फैक्टर इन करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए आप देखिए जो रिकवरी हो भी रही है इंडियन मार्केट्स में भी, उसमें आईटी कंट्रीब्यूट नहीं करता हुआ नजर आएगा ज्यादा। ओके, सो 2 फैक्टर्स यहाँ प्ले आउट करते हुए, एक इलेक्शन का फैक्टर जिसने हमें लगातार हमारे बाजारों पर असर डाला, दूसरा इकोनॉमिक आउटलुक जो अमेरिका से निकल कर आ रहा है। संदीप ने बहुत अच्छे से समझाया। संदीप, ये बॉन्ड यील्ड को लेकर के आप और मैं न्यूज रूम में भी बात करते रहते थे, आप हमेशा मुझे सुबह ही आके बोलते थे ये देखिए बॉन्ड यील्ड, यानी दिस इज द स्पॉइल्ड स्पोर्ट राइट नाउ। देखिए उसको लोग कहते हैं अब हम तो इंडिया में बैठे हैं, अमेरिका में बॉन्ड यील्ड बढ़ रही है, अरे हमारा क्या जा रहा है उससे, हमें क्या लेना देना उस चीज़ से। लेना देना है, लेना देना 2 तरह से है। 2 इस तरह से, क्योंकि एक तो जो एफआईज इंडिया से पैसा निकाल के बाहर जा रहे हैं वो इसीलिए जा रहे हैं। देखिए जब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप किसी को पैसे उधार देना चाहती हैं, आप नोएडा में रहती हैं, मान लीजिए नोएडा में आपके घर के सामने कोई बड़ा व्यापारी है, उसको थोड़े से शॉर्टफॉल है पैसे की, 4% आपको महीने का वो ब्याज देने के लिए तैयार है। एक दूसरा आदमी है आपको 4.5% पे भी पैसे लेने के लिए तैयार है, लेकिन वो मेरठ में है, उसका आपको पता नहीं ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, वो थोड़ा सा हो सकता है पैसे आने में थोड़ी इधर उधर भी हो सकती है, थोड़ा रिस्क भी हो सकता है। तो आप मेरठ में 4.5% पे उधार देंगी पैसा, या अपने नोएडा अपने घर के सामने जो आपका जांचा परखा आदमी है उसको 4% पे ब्याज? अगर मैं कंजर्वेटिव हूं तो मैं 4% पर ही खुश रहूंगी, और अगर मैं थोड़ा सा अग्रेसिव हूं तो मैं कहूंगी भाई मेरठ वाले को देते हैं, ज्यादा रिटर्न मिलेगा। यही आपका जो नोएडा वाला है वो यूएस है और मेरठ वाला इंडिया है। तो आप अपने नोएडा में 4% पे ज़्यादा दे के खुश हैं, थोड़ा कम मिलेगा। यही हाल है कि 4.5% की बॉन्ड यील्ड यूएस में अगर है तो मैं 4.5% अपने देश में बैठकर पैसा लगा के खुश हूँ, मैं दूसरे देश में क्यों जाऊँगा, क्यों करेंसी का रिस्क लूँगा, क्यों सिस्टमिक रिस्क लूँगा मैं। तो मेरे अगर खुद के यूएस में 4.5% मुझे ब्याज मिल रहा है तो मैं इंडिया जैसे इमर्जिंग मार्केट्स में, चाइना जैसे इमर्जिंग मार्केट्स में नहीं आऊँगा। भले मुझे आधा % ज़्यादा मिल रहा है वहाँ पे, लेकिन मेरा रिस्क भी तो है करेंसी का, बाकी चीज़ें भी तो हैं। तो मेरा तो 4% पक्का है। भाई दुनिया सेफ हेवन के तौर पर यूएस में जाती है, डॉलर में पैसा लगाती है, डॉलर इंडेक्स में पैसा लगाती है, तो मैं फिर दूसरे देश में क्यों जाऊँगा। मेरे ही देश में मुझे 4.5% अगर ब्याज मिल रहा है, किसी सेंसेक्स की 5% यील्ड होगी भी अगर,
वैसे भी नहीं हो रही तो है अब तो। प्रो बिजनेस ट्रम्प का जो पूरा कैंपेन रहा जिस पर वो जीते हैं वो पसंद आ तो रहा है 1% एक तो आपका रिस्क खत्म होता हुआ दिख रहा है, और दूसरा अगर किसी भी देश में ब्याज दरें ज़्यादा होती हैं तो वहाँ पे आईटी स्पेंडिंग पे असर आएगा ही आएगा, क्योंकि आपके कॉर्पोरेट्स ज़्यादा ब्याज दरें जब होती हैं, पैसा इजीली आपको मिलता नहीं है, अवेलेबल नहीं होता है, फंडिंग अवेलेबल नहीं होती है, तो आप फंडिंग अवेलेबल नहीं है सस्ती, तो आप क्यों ज़्यादा बड़ा खर्च करेंगे। तो चलिए, मतलब मामला साफ है कि पावल जी के बयान ने जो है हमारे बाजारों को भी हिला दिया है। और देखिए मूड कैसा बदला, मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी, ये CME फेड वॉच टूल करके है जो बताते हैं कि कितने ट्रेडर्स जो हैं वो कह रहे हैं कि भाई रेट कट होगा। तो अभी से एक महीने पहले 42% ट्रेडर्स कह रहे थे कि रेट कट होगा, और अब केवल 14% कह रहे हैं कि दिसंबर में रेट कट होगा। तो रेट कट की उम्मीदों पर जैसे ही पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है, आईटी के सेक्टर में दबाव, बिकवाली हावी होती हुई। संदीप भी ये समझाते हुए कि इतनी जल्दी हम यहाँ पर रिकवरी नहीं देखेंगे, भारतीय बाजारों में रिकवरी आ जाए लेकिन आईटी में रिकवरी अभी तो दूर की कौड़ी लग रही है। चलिए, तो एक मार्केट का ये छोटा सा अपडेट मैं और संदीप आपके लिए लेकर आए थे। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने कमेंट्स भेजते रहेगा। थैंक यू सो मच संदीप।